वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरज, अरदास, विनय, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आपने थंबनेल पढ़ लिया है। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? ये बता रहा है कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। अगर इसको पृथ्वी मान लें तो केवल इसके अंदर रोटेशन और रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा है, बल्कि इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, उसके अंदर भी काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें भी हलचल हो रही है। पृथ्वी को अगर काट के देखा जाए दो भागों में, तो जो अंदर का जो भाग दिखेगा, अगर ये पृथ्वी का अंदर का भाग यहाँ पे जो है ये हिस्सा है, यहाँ पे भी काफ़ी हलचल हो रही है। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है वो किस चीज़ में हो रहा है, अंदर है क्या चीज़, पृथ्वी के अंदर क्या भरा पड़ा है। पृथ्वी एक बॉल के शेप की है, ये तो हमें पता ही है। तो उस बॉल के अंदर भरा क्या पड़ा है, खोखला है या कुछ भरा हुआ है, ये जानेंगे हम आज इस चैप्टर में। पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे Cl कहा जाता है। यहाँ ये बता रहा है कि पृथ्वी जो है वो प्याज की तरह परतों से बनी हुई है। सबसे अंदर अगर देखा जाए तो एक अंदरूनी सबसे अंदर की परत है, इसको ये मान लेते हैं अंदर की ये परत है। इसके ऊपर एक परत होगी, प्याज की तरह परतें चिपका रहती है, इसके ऊपर एक दूसरी परत है, फिर इसके ऊपर एक तीसरी परत है। ऐसे कई सारी परतें हैं पृथ्वी की। फिर इसके ऊपर भी एक परत है, ऐसे इसको दूसरे कलर में बना के देखते हैं तो इसके ऊपर एक और परत है। तो ऐसे कई सारी परतें हैं, ये बात यहाँ पे बता रहा है। प्याज की तरह बहुत सारी परतों से बनी हुई है। यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, कह रहा है सबसे अंदर की जो परत है उसे आंतरिक कोर कहते हैं। जो अंदर की परत है, यहाँ जो रेड के में दिखा रहा हूँ मैं, ये आंतरिक कोर है, ये आंतरिक क्रोड है। उसके ऊपर की जो परत है यहाँ पे दिखा रहा है बाह्य क्रोड या बाहरी कोर, जो ये मैंने येलो से कर रखा है, इसे बाहरी कोर मान लेते हैं। फिर क्रोड मेंटल सीमा एक दिखा रहा है, ये ग्रीन वाले को क्रोड मेंटल सीमा मान लेते हैं। उसके ऊपर ये मेंटल की परत दिखा रहा है, तो ये ब्लू वाले को हम मेंटल की परत मान लेते हैं। और उसके ऊपर जो है भूपर्पटी दिखा रहा है, तो ये एक और हम ये भूपर्पटी जो है, ये सबसे पतली परत जो है भूपर्पटी की परत है। ये जो है ऐसे इतनी सारी लेयर्स होती हैं, ये बता रहा है। अगली चीज जो ये बता रहा है कि परपटी, सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे परपटी कहते हैं। परपटी जो बेसिकली जमीन है, जो पूरी जमीन है, ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ये परपटी का हिस्सा होता है, ये परपटी कहलाता है। जिस जमीन पे हम रहते हैं, ये केवल जमीन जो है जिस पे हम रहते हैं, केवल जमीन ही परपटी नहीं है। जबकि समुद्र जो पानी भरा पड़ा है समुद्र का, तो जो तलहटी वाला एरिया है, जो समुद्र के एकदम तलहटी है, गहराई में जाके जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जो तल होगा समुद्र का, वो भी भूपर्पटी का ही हिस्सा होता है। अगर पृथ्वी से समुद्र का सारा पानी हम लोग सोख लें कैसे भी, तो पृथ्वी का आकार कुछ ऐसे सा होगा, पृथ्वी पूरी गोल नहीं बैठेगी। यहाँ जो ऊंचे वाले पोर्शन है, ये ऊंचे वाले पोर्शन जो है ये जमीन के हिस्से हैं, और जो गहरे वाले पोर्शन है ये समुद्र के हैं, और इन सब में ऐसे पानी भर जाता है, तो इस वजह से ये धरती जो है पूरी गोल दिखती है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो तल का हिस्सा है, समुद्र के तल का हिस्सा है, वो भी भूपर्पटी का भाग है। यानी कि जो क्रस्ट होती है, अर्थ की क्रस्ट है, उसका भाग है, परपटी का भाग होता है ये भी। कह रहा भूपर्पटी जो है वो सबसे पतली परत है। भूपर्पटी यानी क्रस्ट जो है सबसे पतली परत है, और ये जमीन वाले हिस्से पे यानी महाद्वीप वाले हिस्सों पे, जहाँ पे महाद्वीप बने हुए हैं, उन हिस्सों पे 35 किलोमीटर मोटी है। और जो समुद्री तल है, जैसा कि मैंने बताया कि समुद्र का जो तल होता है वो भी भूपर्पटी ही कहलाता है। तो जो समुद्री तल है वहाँ पे ये 5 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब ऐसा है कि अगर देखा जाए कि जैसे जमीन की जो लेयर है ये 35 किलोमीटर है, और ये समुद्र के तल की जो लेयर है ऐसे कुछ बनेगा। तो ये जो जमीन वाली लेयर है, ये जो दिख रही है, यहाँ पे महाद्वीप मान लेते हैं, जो रंग रहा हूँ मैं इसे महाद्वीप मान लेते हैं। और जो नीचे वाली लेयर है, जो समुद्र के नीचे वाली लेयर है, उसको अगर हम लोग येलो से रंग के देखते हैं, ये वाला जो रीजन है, ये जो रेड वाला हिस्सा है, इसकी जो चौड़ाई होगी ये 35 किलोमीटर की। यानी ये कह रहा है कि ये जो रेड वाला हिस्सा है ये 35 किलोमीटर का है, और ये 5 किलोमीटर है।
इसके ऊपर जो है यहाँ पे पानी भरा पड़ा है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये पानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ब्लू वाला हिस्सा है, ब्लू वाला हिस्सा पानी है, ये पानी है, ये जमीन है, और ये नीचे पानी के नीचे का तल है। तो ये जो जमीन पे जो भूपर्पट्टी है ये 35 किलोमीटर चौड़ी है, और ये जो है 5 किलोमीटर, जो समुद्र के पास है 5 किलोमीटर, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये 5 किलोमीटर की है, ये बता रहा है। तो जमीन वाली जो सतह है, ये वाली जो सतह है, जो भूपर्पट्टी है, ये जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, इसीलिए इसको Cl कहते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम का जो है इनिशियल्स ले लिया गया है, पहले अक्षर ले लिए गए हैं। जैसे Cl है तो यहाँ पे सिलिका का C ले लिया गया है, एल्यूमिनियम का L ले लिया गया है, तो ये Cl कहलाती है। सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है कौन सी? महाद्वीपीय जो भूपर्पट्टी है। और महासागर की जो भूपर्पट्टी है, महासागर के अंदर जो पर्पट्टी है, ये वाला पोर्शन जो है जिसे येलो से कलर किया हुआ है मैंने, इसमें जो है मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। इस वजह से इसको सीमा कहते हैं या सीमा कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम, सी सिलिका के लिए और मैं जो है मैग्नीशियम के लिए ले लिया गया है। यहाँ पे भी इन लोगों ने उस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि ये महाद्वीपीय पर्पट्टी जो है ये चौड़ी है थोड़ी सी, ये देखिए आप, थोड़ी मोटी दिख रही है। महासागर की जो पर्पट्टी है ये थोड़ी पतली है दिख रही है, यानी ये कह रहे हैं कि ये जो होता है महाद्वीपीय वाला ये 35 किलोमीटर की होती है, ये महासागर वाली जो भूपर्पट्टी है ये 5 किलोमीटर की होती है। इसके अंदर महाद्वीपीय भूपर्पट्टी के अंदर जो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, इसीलिए इसको Cl कहते हैं, और इसके अंदर सीमा कहते हैं, सीमा कहते हैं इसको। सिलिका और मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, इस वजह से इसको सीमा कहते हैं। किसको? महासागर वाली पर्पट्टी को। ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई है इसने, क्या आप जानते हैं करके, ये कह रहा है विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। बेसिकली ये बता रहा है कि हमारी पर्पट्टी पे कितनी गहराई तक हम लोग खोद के जा चुके हैं। 35 किलोमीटर तो मैक्सिमम है। 35 किलोमीटर के बाद हमारा मेंटल शुरू हो जाता है। 35 किलोमीटर पर्पट्टी है, उसके बाद मेंटल शुरू हो जाता है। तो 35 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर जो है विश्व की सबसे गहरी खान है। 4 किलोमीटर पे तो खान है, इतनी गहराई तक तो खोद चुके हैं। लेकिन तेल की खोज में मैक्सिमम 6 किलोमीटर गहरा खोदा जा चुका है। पृथ्वी की केंद्र तक पहुंचने के लिए, यानी आंतरिक कोर तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, मतलब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। यानी अगर समुद्र के सतह पे, समुद्र का तल मान ले, यहाँ से शुरू करें तो 6000 किलोमीटर तक हमें गहरे खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके हम आंतरिक कोर तक पहुंचेंगे, और ऐसा करना इम्पॉसिबल है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है पर्पट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यहाँ पे दिखाया है इन लोगों ने पर्पट्टी के ठीक नीचे, यहाँ पे मेंटल को दिखाया है कि ये मेंटल है। ये जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, यानी कि जो क्रस्ट है वो है 35 किलोमीटर, उसके बाद 2900 किलोमीटर जो है वो मेंटल फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है, इसीलिए इसे निफे, निकिल और फेरस, लोहे को फेरस कहते हैं तो निफे कहते हैं। फेरस का फे ले लिया और निकिल का नी ले लिया तो निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। जैसा मैंने बताया था कि अंदर एक लेयर होती है जिसे कोर कहते हैं। ये जो है निकिल और आयरन का मिलकर बना होता है, और इसकी जो गहराई होती है, बेसिकली अगर इसका जो वो देखा जाए, त्रिज्या देखा जाए, तो ये 3500 किलोमीटर है। तो बेसिकली देखा जाए 35 किलोमीटर की हो गई हमारी भूपर्पट्टी, उसके बाद से करीब 2900 किलोमीटर की हो गई मेंटल, और उसके बाद से करीब 3500 किलोमीटर का हो गया कोर। तो ये हमारी टोटल अर्थ की त्रिज्या जो है इतनी होती है। ये 3500 किलोमीटर ग्रीन वाला पोर्शन जो है ये हो गया हमारी कोर का जो होता है हिस्सा, और मेंटल का जो हिस्सा होता है वो होता है ये येलो वाला 2900 किलोमीटर, और जो हमारी भूपर्पट्टी है वो 35 किलोमीटर का ये होता है। इतना हमारे जो है पूरी अर्थ का रेडियस इस तरह से बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बता रहा है, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पट्टी है, 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। यह बता रहा है कि पृथ्वी का केवल 1% हिस्सा जो है वो है हमारी क्रस्ट।
यानी कि केवल 1% हिस्सा जो है वो है परपट्टी, भूपर्पट्टी जो है केवल 1% हिस्सा। जितना हमें दिखता है, जो जमीन हम देखते हैं या जिस जमीन पे हम रहते हैं, जिसे हम उपयोग करते हैं अलग अलग कामों के लिए, वो केवल 1% हिस्सा है। और उसके जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है, जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं, क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा है, वो जो है 84%, पूरे आयतन का 84% हिस्सा बनाता है। और केवल 15% हिस्सा जो है पृथ्वी की सबसे अंदरूनी सतह बनाती है या अंदरूनी लेयर बनाती है, जो है कि कोर है, जिसे क्रोड कहते हैं। पृथ्वी की कुल त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर की होती है। ये बातें हम याद रखेंगे। आगे है शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। तो पृथ्वी जो है अनेक प्रकार के शैलों से, शैल का मतलब होता है ये पत्थरों को शैल कहते हैं। तो अनेक तरह के बहुत अलग अलग प्रकार के शैलों से यानी पत्थरों से बनी है। और पृथ्वी की जो ऊपर वाली परत है, जो परपट्टी जिसे कहते हैं, उसको बनाने वाला खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक पिंड जो होगा, जिससे भी बनी होती है पृथ्वी का कोई भी पिंड, किसी भी तरह की जो मिट्टी होती है, उसको हम लोग शैल कहते हैं। या कोई भी पत्थर जो होता है, सॉरी, उसको हम लोग शैल कहते हैं। शैल जो होते हैं या पत्थर जो होते हैं, अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकार के और अलग अलग कंपोजिशन के हो सकते हैं। गठन जो है बेसिकली उसका कंपोजिशन से संबंधित है। और ये जो होते हैं 3 तरह के होते हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल को इग्नियस सॉइल कहते हैं, अवसादी शैल को सेडिमेंट्री सॉइल कहते हैं, और कायांतरित शैल को मेटामॉर्फिक सॉइल कहते हैं या मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ये 3 तरह के जो होते हैं शैल होते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। यहाँ पे ये कह रहा है कि द्रवित मैग्मा जो होता है, वो जो है जब बाहर निकल के ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, उसकी वजह से जो पत्थर बनते हैं या जो शैल बनते हैं, उनको हम लोग आग्नेय शैल कहते हैं। बेसिकली जो है बहुत ही गर्म मैग्मा भरा हुआ है हमारी अर्थ के अंदर। हमने देखा था ना कि अर्थ की जो लेयर थी, वो सबसे ऊपर वाली जो लेयर थी उसे क्या कहते थे? क्रस्ट कहते थे। ये सबसे पतली लेयर है जिसको हम भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे एक लेयर है जिसको हम लोग मेंटल कह रहे हैं, मेंटल वाली एक लेयर है। उसके भी नीचे एक लेयर है जिसको हम लोग आउटर कोर कह रहे हैं, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इनर कोर कह रहे हैं। ठीक है, ये सारी लेयर हमने पढ़ी थी। अब इसमें क्या है कि जो ऊपर की लेयर है, क्रस्ट वाली जो लेयर है, ये तो सॉलिड है, और सबसे अंदर की जो लेयर है जिसे इनर कोर कहते हैं, ये भी सॉलिड है। बाकी जो 2 लेयर है, मेंटल और आउटर कोर, ये जो है ये सब लिक्विड है, या फिर ये कह लीजिए कि एक मैग्मा, बिल्कुल ऐसे कह लें कि बहुत ही विस्कस सा लिक्विड है ये, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत हाई टेम्परेचर है इनका। और ये कभी अगर बाहर निकल के ठंडी हो जाती है तो उसकी वजह से जो पत्थर बनते हैं उनको कहते हैं आग्नेय शैल। इनको प्राथमिक शैल भी कहते हैं, और ये 2 तरह की होती हैं, एक अंतर्भेदी शैल और एक बहिर्भेदी शैल। अंतर्भेदी शैल कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए कि ये मैग्मा है और ऊपर क्रस्ट की लेयर जो 35 किलोमीटर की है। कभी कभी क्या होता है, ये पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। जो 35 किलोमीटर की क्रस्ट की लेयर है, इसी में अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है। तो अंदर अंदर ठंडा होकर जो शैल बनते हैं उनको कहते हैं अंतर्भेदी शैल। और कई बार क्या होता है, बाहर निकल के ठंडा होता है, क्रस्ट की सरफेस पे आके ठंडा होता है, उसको कहते हैं बहिर्भेदी शैल। इसके बारे में आगे बताएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जैसा मैंने पीछे भी समझाया है, वही बात ये कह रहा है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए ये अगर हमारी अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट है, और नीचे मेंटल है, तो मेंटल में से जो मैग्मा है वो बाहर निकल के, अगर बाहर एकदम अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ऊपर वाले सरफेस पे आकर ठंडा हुआ तो उसे हम लोग बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहेंगे। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। अब जो बहिर्भेदी आग्नेय शैल होते हैं, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे कि बेसाल्ट होते हैं। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों का ही बना हुआ है। तो अगर कभी एग्जाम्पल पूछा जाए बहिर्भेदी आग्नेय शैल का, तो हम लोग बताएंगे कि बेसाल्ट पत्थर जो होते हैं वो जो है बहिर्भेदी आग्नेय शैल के होते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं? दक्कन पठार में मिलते हैं।
आगे बता रहा है द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। क्योंकि भूपर्पट्टी जो है वो करीब करीब 35 किलोमीटर चौड़ी है, उसकी जो है ऐसे 35 किलोमीटर की है, वो मोटी इतनी मोटाई जो 35 किलोमीटर है, और उसके नीचे जो है मेंटल है, ये वाला जो है ये मेंटल है। तो यहाँ से जब लावा निकल के ऊपर ना जाए, सब इस जगह पे ना जाए, ऊपर वाले क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग पे ना जाए, अंदर ही अंदर कहीं यहीं फंस के ठंडा हो जाए, ठंडा होकर सॉलिड हो जाए, तब जो शैल बनेंगे उसकी वजह से जो उसके ठोस होने की वजह से जो पत्थर बनेंगे उनको हम अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। क्योंकि ऊपर जो लावा आया था वो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो उसकी वजह से छोटे छोटे दाने इसके बनते हैं। लेकिन अंदर के जो शैल हैं, जो अंदर ही रह के ठंडा होकर शैल बन गया, वो धीरे धीरे ठंडा होता है, उस वजह से ये बड़े दानों का रूप लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। अगर कभी पूछा जाए कि अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है, तो वो है ग्रेनाइट। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। यानी कि लेई मसाले और दानों का जो चूर्ण बनता है वो ग्रेनाइट पत्थरों से बनता है। यहाँ पे शब्दों की उत्पत्ति के बारे में दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। कह रहा है इग्नियस, इग्नियस जैसा हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा जो आग्नेय शैल की इंग्लिश थी। तो इग्नियस जो शब्द है, इंग्लिश का यह शब्द लैटिन शब्द इग्निस से बना हुआ है और इग्निस का अर्थ होता है अग्नि। अगला है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री जो है लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है स्थिर। और फिर मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो ये जो शब्द हैं ये अलग अलग रूट से निकले हुए हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री जो है ये लैटिन रूट के हैं और मेटामॉर्फिक जो है ये ग्रीक रूट का है। आइए आगे बढ़ते हैं। शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ये बता रहा है कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर कई बार क्या होते हैं, लुढ़क कर या चटक कर या फिर नेचुरल कंडीशंस की वजह से जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं या बारिश होती है, उसका पानी उसके अंदर धीरे धीरे रिस के चला जाता है। फिर टेम्परेचर चेंज होगा तो रात में टेम्परेचर अगर ठंडा होता है तो उसकी वजह से वो पानी जो है ठंडा हो जाएगा। फिर सुबह जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी की वजह से वो पानी थोड़ा सा उबल के इवेपोरेट होगा। उसकी वजह से जो है चट्टानें जो है वो टूट जाती हैं, टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। और ये जो छोटे कण होते हैं उनको हम लोग अवसाद कहते हैं। अब ये जो अवसाद है, जो छोटे कण है, वो किसी न किसी वजह से या तो हवा की वजह से उड़ के कहीं जमा हो जाएंगे या फिर पानी की वजह से, पानी से बहा कर कहीं जमा कर दिए जाएंगे। और जब जमा होते हैं तो मान लीजिए एक परत पहले बनी, फिर उसके ऊपर दूसरी परत बन गई, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करके सैकड़ों हजारों साल में परतों के ऊपर परतें बनती चली जाती हैं। जिसकी वजह से ऊपर जो होता है ये कई टन, हजारों टन का मास हो जाता है। बहुत ज़्यादा वो उस पर दबाव बनने लगता है, बहुत ज़्यादा उस पर वजन हो जाता है। उसकी वजह से नीचे जो शैल होती है या जो नीचे जो अवसाद जमे हुए थे, ये ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से, ये क्या होते हैं, यहाँ पे नीचे वाले जो स्ट्रक्चर थे ये बिल्कुल सॉलिड हो जाते हैं, बिल्कुल जम के आपस में जुड़ जाते हैं और एक परतदार पत्थर का या परतदार शैल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जो शैल बनते हैं, इस प्रकार के जो पत्थर बनते हैं, इनको अवसादी शैल कहते हैं, अवसादी पत्थर कहते हैं। चूंकि अवसादों के जमा होने की वजह से और उन अवसादों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये पत्थर की लेयर बनी है या इस शैल की लेयर बनी है, इसीलिए इसको अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण जो अगर इसका देखा जाए तो उसमें बलुआ पत्थर जो होते हैं ये रेत के दानों से बने होते हैं। तो बलुआ पत्थर जो होता है वो अवसादी शैल का एक उदाहरण है। अब इन शैलों की जो है क्या विशेषता होती है, ये जो अवसादी शैल होते हैं ये जो है कई बार मान लीजिए कोई रेत के टुकड़े आके जमा हो रहे हैं, वहाँ पे कोई पेड़ या पौधा है तो उसके अगल बगल रेत के टुकड़े जमा होते वो पेड़ कहीं गया नहीं, वो पूरा पेड़ उसके नीचे डूब गया। या कोई जानवर की हड्डी पड़ी हुई है या उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरस है जिस पत्थर से टूट के अवसादी शैल बन रहे हैं, तो वो जो है उस लेयर के साथ, अवसाद की लेयर के साथ वो भी दबे रहेंगे। यहाँ पे मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस या कोई पेड़ है या कोई जीव जंतु की हड्डी है, वो उसके नीचे दबती चली जाएगी और जब प्रेशर पड़ के ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो अवसाद होते हैं जब सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये क्या होगा, जो सेल में कन्वर्ट होने की वजह से इसके अंदर जो जीवाश्म थे वो उसी सेल के साथ मिल जाएंगे
तो उसमें जो है बेसिकली उस पत्थर में वो जीवाश्म पाए जाएंगे, जो भी जीव उसके वहाँ पे था, या तो पेड़ पौधा या बैक्टीरिया या जीव जंतु कोई भी अगर वहाँ पे था तो उसका जीवाश्म जो है उस पत्थर में पाया जाएगा। तो अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। और क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वो पिघले हुए लावा से बना है। पिघले हुए लावा के अंदर कोई भी जीवाश्म बचेगा नहीं, वो जल के उसी के अंदर पिघल के उसी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस वजह से उसके अंदर कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जीवाश्म होते क्या हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। जीवाश्म जो है शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। बेसिकली जो पत्थरों के अंदर जो है मृत पौधे या जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब आग्नेय शैल, जो आग्नेय शैल हमने पढ़े थे, और अवसादी शैल दोनों तो हमने देख लिए। अगर इन दोनों के ऊपर उच्च ताप और उच्च दाब डाला जाए तो ये जो है इनके भी फॉर्म में परिवर्तन आ जाएगा, जो इनका रूप है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी शैलों को अगर ऐसे करके आग्नेय शैलों को या अवसादी शैलों को हम लोग ताप और दाब देके कोई दूसरी नई तरीके की शैल या कोई नई तरीके का पत्थर बना दे रहे हैं तो उसको हम लोग कायांतरित शैल करेंगे। उनके रूप में जो परिवर्तन, उनके काया में अंतर आ जा रहा है, कायांतरित यानी रूप में परिवर्तन हो जा रहा है, तो कायांतरित शैल बन जाएंगे। आग्नेय या अवसादी चट्टानों को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रख दें तो इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो चिकनी मिट्टी जो होती है वो स्लेट बनाती है, और चूना पत्थर को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में रखेंगे तो संगमरमर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जिसे पिट्ठू कहते हैं, चिबिड्डी या स्टापू जिसे कहते हैं, या किटकिट कहते हैं, 5 पत्थर या गिट्टी, इन सब खेलों में जो है हम लोग पत्थरों का उपयोग करते हैं। उनके अलावा जो शैल का मेन काम होता है, इन पत्थरों का मेन काम होता है, वो हम लोग सड़क बनाने में, घर बनाने में और इमारतें बनाने में हम लोग करते हैं। हमारे देश की बहुत सारे स्मारक जो हैं वो सब पत्थरों से ही बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है, और ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं, यानी रॉक साइकिल या शैल चक्र एक ही बात है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि निश्चित दशाओं में अगर हम शैल को रखें या पत्थरों को जो है अगर हम लोग एक सर्टेन कंडीशंस में रख दें तो उनकी वजह से जो है उनके फॉर्म में परिवर्तन हो सकता है। जैसे आग्नेय शैल जो होगा वो अवसादी शैल में बदल सकता है, अवसादी शैल जो कायांतरित शैल में बदल सकता है, और कायांतरित शैल को भी अगर हम सर्टेन कंडीशन में रख दें तो आग्नेय शैल में बदल सकता है। इस चीज को, ये जो प्रोसेस होता है, एक शैल का दूसरे फॉर्म में बदल जाना, दूसरे शैल में बदल जाना, या एक रॉक का दूसरे रॉक में बदल जाना, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रॉक साइकिल या फिर शैल चक्र कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि मैग्मा है, धरती के अंदर से मैग्मा है, मैग्मा निकला और ठंडा होकर आग्नेय शैल बदल गया। अब आग्नेय शैल धीरे धीरे टूट के अवसाद जो है उसके वो अवसाद यहाँ पे जमा हो गए, और अवसादों के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो अवसाद जो है अवसादी शैल के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब अवसादी शैलों के अंदर कुछ हम लोग ताप और दाब इनका जब बढ़ा देंगे तो ये जो है कायांतरित शैल के अंदर परिवर्तित हो गए, और कायांतरित शैल का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा दाब बढ़ा दिया, जो तो वापस पिघल के मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मैग्मा वापस ठंडा होकर आग्नेय शैल में बदल सकता है। आग्नेय शैल को ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम लोग दे दें और प्रेशर दे दें तो ये कायांतरित शैल में बदल सकता है। ये कायांतरित शैल फिर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर मैग्मा में बदल जाएगा। ऐसे ही अवसादी शैल को भी अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रख दें, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रख दें तो ये खुद ही पिघल के मैग्मा में बदल सकता है, जो कि वापस आग्नेय शैल में बदल जाएगा। तो बेसिकली किसी भी एक तरह का जो रॉक है, यानी कि आग्नेय शैल जो होता है, उसको जो हम वापस पिघलाकर मैग्मा भी बना सकते हैं, या फिर वो टूट के अवसाद भी बना सकता है। अवसाद जो है वो या तो अवसादी शैल भी बना सकता है या पिघल के मैग्मा भी बना सकता है। अवसादी शैल अगर बन गए तो इससे कायांतरित शैल भी बन सकती है, इसको और पिघला के मैग्मा भी बनाया जा सकता है। अगर कायांतरित शैल बन गए हैं तो इनको पिघला के मैग्मा भी बनाया जा सकता है, जो कि वापस
आग्नेय शेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको जो है हम लोग शेल साइकिल कहते हैं। यही बात इन लोगों ने यहाँ समझाई है कि जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा होकर आग्नेय शेल बनता है, आग्नेय शेल टूट के अवसाद बनते हैं, अवसाद से अवसादी शेल बनता है, अवसादी शेल से कयांतरित बनते हैं और कयांतरित जो है वापस मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कयांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने समझा दिया। वही बात यहाँ पूरे पैराग्राफ में इन लोगों ने लिखी हुई है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम इत्यादि। तो शेल जो होती है, जो पत्थर होते हैं, ये बहुत सारे खनिजों से बने होते हैं। इनके अंदर खनिज भी पाए जाते हैं और खनिज जो है ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, यानी कि नेचर में मिलते हैं हमें, नेचर ही इनको फॉर्म करती है। और इन खनिजों का एक निश्चित भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म होता है, यानी कि उनका जो पर्टिकुलर लुक और टेक्सचर होगा और उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो भी सर्टेन होगा, वो एक निश्चित तरीके का होगा, जो उनका रासायनिक कॉम्पोजिशन होगा। ये जो खनिज होते हैं ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेट्रोलियम है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें ईंधन की तरह हम लोग उपयोग करते हैं हमारी गाड़ियों में, या हमारे लिए बिजली बनाने के भी काम आता है। कोयला हो गया, बिजली बनाने का काम आता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। नेचुरल गैसेस हैं, ये भी हमारे यहाँ यूज होती हैं बिजली बनाने के लिए, गाड़ियों में यूज करते हैं हम लोग। उसके अलावा जो है बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जिनका उपयोग जो है हम लोग औषधि या दवाइयों के रूप में करते हैं, या फिर उर्वरकों के रूप में, यानी खेत में खाद के रूप में करते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना जो होता है एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है, ये भी एक खनिज है। इसका उपयोग जो है हम लोग अच्छे गहने बनाने के लिए करते हैं। यूरेनियम है, ये हमें एटॉमिक एनर्जी देता है। तो इस तरह ये सारी जो चीज़ें हैं, ये खनिज जो हैं ये शैलों में पाए जाते हैं। यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए और एनसीईआरटी की सभी किताबों का समग्रता से अध्ययन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।